नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए एक नए यानी कि टेस्ट सीरीज लेके आए दोस्तों, जिसमें कुल टोटल 10 क्वेश्चन लेके आए और उनको विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आपसे एक यानी कि जो भी विशिष्ट क्वेश्चन है उनके विशिष्ट सॉल्यूशन दिए गए दोस्तों। जो आप यानी कि नोटबुक जब भी वीडियो देखो तो दोस्तों नोटबुक साथ लेके बैठा करो, ताकि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आए तो उसको आप नोटबुक में दोस्तों ऐड कर सको। ओके दोस्तों, और हम यानी कि इसी प्रकार दोस्तों आगे भी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। और बहुत सारे दोस्तों का यानी कि जो भी क्यूरी रहती है या जो भी दोस्तों आपका क्वेश्चन है तो आप दोस्तों उसको कमेंट में कर सकते हैं, या दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप उस पर मैसेज कर सकते हो। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, यानी कि गुलाब बाग लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है। तो गुलाब बाग लाइब्रेरी दोस्तों उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना फतेह सिंह यानी कि महाराजा फतेह सिंह के द्वारा की गई थी 1887 में। और उसको सार्वजनिक पुस्तकालय का दर्जा कब दे दिया गया था, 1951 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन था कि डीडीसी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो दूसरी पीडीएफ में क्वेश्चन है तो इसलिए दोस्तों आपको बोल के बताने पड़ रहे हैं कि वो डीडीसी का प्रयोग कहाँ पे किया गया था। तो डीडीसी का प्रयोग दोस्तों 1915 में किया गया था दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय में आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा। और दोस्तों आशा जॉन डिकिंसन और W.A. बोर्डन दोनों किसके शिष्य थे दोस्तों, तो मेल्विन डेवी के। किसके शिष्य थे, तो मेल्विन डेवी के शिष्य थे। ओके दोस्तों आज के हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा शिशि के किस संस्करण में पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किया गया। तो किस सूत्र में पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किया गया था, ए ऑप्शन में प्रथम, बी द्वितीयक, सी पंचम और डी तृतीय। तो पक्ष परिसूत्र दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला है कि पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किस संस्करण में किया गया। दूसरा इस प्रकार पूछ सकता है कि पक्ष परिसूत्र का जनक कौन है। दोस्तों ये पहले पूछा गया कि यानी कि पक्ष परिसूत्र का जनक कौन है, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। और किस संस्करण में किया गया था, तो तृतीय संस्करण में। किस संस्करण में दोस्तों, तृतीय संस्करण में पक्ष परिसूत्र का प्रयोग किया गया था। इस विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि शिशि का तीसरा संस्करण दोस्तों कब प्रकाशित हुआ, 1950 में। तो दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ, 1933 में। सेकंड कब प्रकाशित हुआ दोस्तों, 1939 में। तृतीय कब प्रकाशित हुआ, 1950 में। चतुर्थ आया कब दोस्तों, 1952 में। और पंचम आया था, 5वां संस्करण कब आया था, 1957 में। छठा संस्करण आया था दोस्तों 1960 में। और छठे का रीप्रिंट आया था कब दोस्तों, 1963 में। और 7वां संस्करण कब आया था, तो 1987 में। यानी कि ये क्वेश्चन 1987 वाला इंपॉर्टेंट है कि शिशि का 7वां संस्करण यानी कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन की मृत्यु के कितने वर्ष बाद आया। एग्जामिनर दोस्तों किसी भी प्रकार क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है, आपको दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर सटीक तरीके से देना है। तो आप सबको पता होगा कि 1987 में आया था। और डॉक्टर S.R. रंगनाथन की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों, 27 सितंबर 1972 को। दोस्तों डॉक्टर S.R. रंगनाथन का टोटल परिचय हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इसकी 15 वर्षों के बाद आया। कब आया दोस्तों, 15 वर्षों के बाद आया था, जिनमें 3 व्यक्तियों का हाथ था, यानी कि तीन व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट के तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों शिशि के 7 संस्करण आए थे। अब हम दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो शिशि का दोस्तों तीसरा संस्करण था वो 1950 में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में नए योजक चिन्ह यानी कि जो PMST थी दोस्तों, हर क्वेश्चन में यानी कि हर पॉइंट में दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इतना सारा मैटर आपको दोस्तों बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। दोस्तों PMST का प्रयोग सेकंड संस्करण में किया गया था 1939 में। और PMST को दोस्तों मान्यता 1944 में दी गई थी। दोस्तों आपको खास कर याद रखना है कि PMST को मान्यता 1944 में, प्रयोग 1939 में सेकंड एडिशन में किया गया था। और इनके जो योजक चिन्ह थे उनको योजक चिन्ह कौन से संस्करण में प्रयोग किया गया था, तो तृतीय संस्करण में। और उन योजक चिन्ह को दोस्तों RD हाइपन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार ही आता है कि शिशि में हाइपन का प्रयोग किस संस्करण में किया गया है, तो किस संस्करण में किया गया था, तृतीय संस्करण में। और दोस्तों शिशि के इस संस्करण में कोलन योजन चिन्ह का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो PMEST थी दोस्तों उसके कोलन योजन चिन्ह का प्रयोग किया गया था PMST के लिए, यानी कि 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए। PMST को दोस्तों 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम से जानते हैं। और इन जो शिशि है दोस्तों ये PMST के ऊपर ही आधारित वर्गीकरण पद्धति है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों
यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ये दोस्तों पूछते हैं कि आपको कैसे याद हो रहा है। तो दोस्तों ये सब दोस्तों किसकी मेहरबानी है दोस्तों, सबसे बड़े गुरु यूट्यूब के यानी कि रमाकांत सर की मेहरबानी है। और दोस्तों रमाकांत सर के द्वारा यानी कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों, आप उनके वीडियो देखो और हर प्रकार से दोस्तों वीडियो डाल रखे हैं उन्होंने। ओके दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार की क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए, एस बशीरुद्दीन, PN कोल्ला, M गोपीनाथ और डॉक्टर S.R. रंगनाथन। 4 व्यक्ति हैं दोस्तों। तो इनमें से सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, PN कोल्ला। इसको आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यानी कि 1-2 बार पूछा भी गया दोस्तों। CRG और ये क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ ग्रुप दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है, तो इसका विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार की क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष PN कोल्ला थे, जिसकी स्थापना यानी कि किसकी दोस्तों क्लासिफिकेशन की स्थापना 1983 में बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ पे की गई दोस्तों, बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी, जिसके प्रथम सचिव और अध्यक्ष दोनों याद रखने आपको M गोपीनाथ थे और PN कोल्ला को पद्मश्री अवार्ड। दोस्तों PM कोल्ला को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, 2004 में। कब मिला दोस्तों, 2004 में। पुस्तकालय के क्षेत्र में दोस्तों 6 या 7 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, जिनको दोस्तों मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। पहला है दोस्तों डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जिनको कब मिला, 1957। दोस्तों आप जो भी यानी कि वॉइस हो उसको आप लिख सकते हैं। पहला 1957 में मिला था, दूसरा मिला था BS केशवन को 1960 में। कब दोस्तों, 1960 में। तीसरा मिला था दोस्तों पद्मश्री अवार्ड वो इयांकी वेंकटप्पा रमैया। कौन है दोस्तों, इयांकी वेंकटप्पा रमैया को मिला था। कब दोस्तों, 1972 में। और वो ही क्या थे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय के जनक। आंध्र प्रदेश में क्या थे दोस्तों, पुस्तकालय के जनक। और आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1960 में। और दोस्तों संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1914 में। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगले पद्मश्री अवार्ड की बात करते हैं। तो अगला पद्मश्री अवार्ड मिला था दोस्तों S बशीरुद्दीन को। तो कब मिला था, 1976 को। और इसके बाद में 2004 में मिला था किसको, PN कोल्ला को। और दोस्तों हेनरी ला फॉन्टेन था, उनको 1913 में क्या मिला था दोस्तों, 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों प्रलेखन के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यानी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों 6-7 पद्मश्री अवार्ड हैं, उनको आपको खासकर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो वो इस प्रकार है दोस्तों, हर क्वेश्चन में यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हम एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और कई स्टूडेंट तो ऐसे कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बड़ा हो रहा है। भाई वीडियो बड़ा नहीं हो रहा है, उसको अच्छी तरीके से देखो। हर क्वेश्चन में आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं दोस्तों निस्वार्थ, जिसमें आप एक लाइक भी नहीं करके जाते हो वीडियो को। तो दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हर प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, ग्रीन स्टोन, डी स्पेस, कोहा और डेल मार्क। तो दोस्तों इसका पहले तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डेल मार्क। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डेल मार्क है, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब हम दोस्तों बात कर ले कि डेल मार्क और दोस्तों डेल सिस, आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए दोस्तों। एक है डेल सिस, एक है दोस्तों डेल मार्क, डेल सिस, डेल विंडोज़। दोस्तों ये किसके द्वारा बनाए गए थे, तो डेल नेट के द्वारा। किसके दोस्तों, डेल नेट के द्वारा इन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। एक है दोस्तों डेल मार्क, डेल सिस, डेल विंडोज़, ये दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए थे, डेल नेट के द्वारा। एक दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इस प्रकार है कि ग्रीन स्टोन, डी स्पेस और दोस्तों एक आपको याद रखना ई प्रिंट। क्या दोस्तों, ई प्रिंट है। ये दोनों क्या है, तीनों दोस्तों, ग्रीन स्टोन, डी स्पेस और ई प्रिंट, ये क्या है दोस्तों, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है। यानी कि डिजिटल सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, डिजिटल पुस्तकालय में काम में ले जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों, हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ो। ये तीनों कौन से दोस्तों, डिजिटल पुस्तकालय में काम में लिए जाने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि दोस्तों पुस्तकालय में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है, डिजिटल नाम आने पर आपको याद आना चाहिए कि पुस्तकालय में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन की थोड़ा विशेष सॉल्यूशन डाल रखा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार के कुछ प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। आपको मैंने पहले भी बोला है, जब भी आप वीडियो देखो तो नोटबुक साथ लेके बैठा करो। तो कुछ प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि पहला है कोहा, संजय, ग्रंथालय। यहाँ पे दोस्तों ई ग्रंथालय और जोड़ सकते हो आप, सूचिका से दोस्तों आप यानी कि एक और जोड़ सकते हो दोस्तों,
जिसकी हम आगे बात करेंगे, मैत्रेय, न्यू जेन क्लिप, ये दोस्तों सारे क्या हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और दोस्तों RMSS भी है, उसका फेवरेट क्वेश्चन यही है दोस्तों कि वो 3 तो देगा यानी कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और 3 वैसे दे देगा कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार देगा दोस्तों। तो आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से दोस्तों ध्यान रखना है डिजिटल सॉफ्टवेयर के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जो भी सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है दोस्तों, जिसका हमने वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद में अगले में क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है दोस्तों कि DDC में यानी कि वर्तमान में DDC दशमलव यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि DDC में वर्गीकरण पद्धति के कॉपीराइट किसके पास हैं। तो वर्तमान में DDC पद्धति के कॉपीराइट हैं वो किसके पास हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि लेक प्लेसिड क्लब क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, OCLC लाइब्रेरी ब्यूरो। तो दोस्तों इनमें से जो 3 ऑप्शन है उसके पास तो DDC के कॉपीराइट रहे और हैं। तो DDC के वर्तमान में कॉपीराइट किसके पास है दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वर्तमान में किसके पास हैं, तो किसके पास है दोस्तों, OCLC के पास हैं। किसके पास हैं, OCLC के पास हैं वर्तमान में। अब हम दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं, DDC के कॉपीराइट 4 बार चेंज हो चुके हैं। कितनी बार दोस्तों, 4 बार चेंज हो चुके हैं। 1894 में दोस्तों किसके पास थे, तो 1894 में लाइब्रेरी ब्यूरो किसके पास थे दोस्तों, तो लाइब्रेरी ब्यूरो के पास थे 1894 में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि 1929 में, तो 1929 में किसके पास थे दोस्तों, तो लेक प्लेसिड क्लब के पास थे 1929 में। इसके बाद में 1965 में किसके पास दोस्तों, 1965 में यानी कि 1965 में दोस्तों किसके पास थे, यानी कि फॉरेस्ट प्रेस किसके पास दोस्तों, फॉरेस्ट प्रेस के पास थे 1965 में दोस्तों। 1929 में लेक प्लेसिड क्लब, 1965 में फॉरेस्ट प्रेस और 1988 में, जिसका विवरण हमने विशिष्ट सॉल्यूशन में डाला है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वो इस प्रकार है दोस्तों कि OCLC, यहाँ पे दोस्तों आप पॉइंट लगा लीजिए, OCLC के द्वारा सन 1988 से DDC का प्रकाशन कार्य शुरू किया गया। ये दोस्तों विशिष्ट सॉल्यूशन आपके लिए यानी कि कहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों हर वीडियो के नीचे, क्योंकि दोस्तों पहले जो वीडियो डाले गए थे यानी कि पहले भी दोस्तों 22 से 23 बार डाले गए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं, उनमें विशिष्ट सॉल्यूशन नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ये डाउट हो रहा है, ये इस प्रकार हो रहा है। अब किसी प्रकार का दोस्तों किसी स्टूडेंट के डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट कर सकता है। तो DDC का प्रकाशन कार्य कब 1988 में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, OCLC के द्वारा, जो कि DDC का संपादन कार्य ऑनलाइन स्वरूप में करता है। किस स्वरूप में दोस्तों, ऑनलाइन स्वरूप में करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो 1988 के बाद हम दोस्तों बात करें तो जो प्रिंट है दोस्तों वो 21वें 22वें 23वें का प्रिंट है। संस्करण का प्रकाशन JS मिशेल या मिशेल के द्वारा किया गया था दोस्तों। मिशेल भी लिखा रहता है कई जगह और मिशेल भी लिखा रहता है, इसको आप ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें भूमिका निभाता है, यानी कि जो ऑनलाइन संस्करण में कौन भूमिका निभाता है दोस्तों 1988 से, OCLC का मुख्य संपादक, ये तो आपको रट लेना है, ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। OCLC का मुख्य संपादक माइकल पेंजर के द्वारा DDC के 21वें 22वें 23वें संस्करण का ऑनलाइन प्रकाशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों ऑनलाइन महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, माइकल पेंजर ने। और दोस्तों जो मुद्रित स्वरूप में किसके द्वारा किया गया था 21वें 22वें 23वें का, तो वो JS मिशेल या मिशेल नाम का व्यक्ति था। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों थोड़ा स्पीड से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपसे यानी कि शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा होने की वजह से थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में इस प्रकार का क्वेश्चन है कि कॉपीराइट एक्ट में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट टॉपिक एक अच्छे तरीके से दिया हुआ है RMSS बोर्ड में, तो उससे यानी कि विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन आने तो दोस्तों संभावित हैं। तो दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि 21, 66, 79 और 71। तो दोस्तों कॉपीराइट एक्ट में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 79 अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। विशिष्ट सॉल्यूशन वैसे तो दोस्तों इसका कॉपीराइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम यानी कि समझने के लिए दोस्तों बोर्ड पे वीडियो डालेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि भारत में कॉपीराइट एक्ट लागू दोस्तों कब हुआ और दोस्तों बनाया कब गया, इसको दोनों ध्यान रखना है। 1957 में बना था और 21 जनवरी सन 1958 में लागू कर दिया गया था। और दोस्तों इस अधिनियम में कुल अनुच्छेद कितने हैं, 79 अनुच्छेद हैं। दो दोस्तों बातें आप इंपॉर्टेंट और जोड़ सकते हैं, इस अधिनियम को डिजिटल, अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। डिजिटल, आपने सॉफ्टवेयर की बात की है, डिजिटल कंप्यूटर की बात की है, तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यानी डिजिटल प्रारूप में इनकी 1998 में
किसकी बात करें दोस्तों, कॉपीराइट को डिजिटल प्रारूप में 1998 में DMAC, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMAC, और किसके द्वारा कर दिया गया था दोस्तों, ये यानी कि यूनेस्को के द्वारा कर दिया गया था दोस्तों। इसका यानी कि डिजिटल प्रारूप जो कि 1998 में DMAC के नाम से जाना गया, और सबसे पहले कहाँ पे कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे दोस्तों, अमेरिका। कहाँ पे दोस्तों, अमेरिका में डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट को लागू कर दिया गया था डिजिटल प्रारूप में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो जो भारतीय पुस्तकालय संघ है, अब कई स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश में रटा रखते हैं, तो इसका ये ILA है दोस्तों, कोई कंफ्यूज करने वाला नहीं है। ILA है। ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1867, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टीम का एक अच्छा कार्य यही है कि जो 4 एक्ट दोस्तों पुस्तकालय से संबंधित हैं वही ऑप्शन में डाले जाते हैं। यदि दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप एग्जाम में किसी प्रकार की आपको कोई डाउट नहीं रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत भारतीय पुस्तकालय का क्या गया है दोस्तों, पंजीकरण किया गया है। और दोस्तों 1961 के तहत ट्रिपल आलप का किया गया है। किसका किया गया दोस्तों, ट्रिपल आलप का क्या यानी कि पंजीकरण किया गया है, जिसका हमने पिछले वीडियो में बात कर सकते हैं। यानी कि जो RMSSB का पार्ट हमने 4 डाला था उसमें अच्छी तरीके से ट्रिपल आलप की बात कर चुके हैं। तो इसका विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है दोस्तों। विशिष्ट सॉल्यूशन देखो, ILA का बहुत बड़ा, ILA का कम से कम 5 पेज का मैटर है, लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो हम डाल ही सकते हैं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को एशियाटिक हॉल कोलकाता में की गई थी। और भारतीय पुस्तकालय संघ का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के भाग 21, ये देखो दोस्तों भाग 21 के तहत किया गया है, और ये पहले पूछा गया है दोस्तों। जो पहले एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चन को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ILA की थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ILA की दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं कि 12 सितंबर सन 1933 को अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे दोस्तों, एशियाटिक हॉल कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, SC वुलर के द्वारा की गई थी। और उस समय दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आयोजन किया गया था एशियाटिक हॉल में अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का, उस समय दोस्तों जो SC वुलर थे वो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उस यानी कि जो सम्मेलन किया गया था उसका परिणाम स्वरूप ही 13 सितंबर यानी कि अगले ही दिन 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना कर दी गई थी। ओके दोस्तों, इसकी यानी कि जो फर्स्ट, अब दोस्तों आगे बात याद आ जाती है तो इस प्रकार है कि इसका फर्स्ट जो अध्यक्ष था दोस्तों वो कौन था, एमओ थॉमस। आप दोस्तों नोटबुक में ऐड कर सकते हैं एमओ थॉमस। और दोस्तों फर्स्ट यानी कि पहला सचिव कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, KM असदुल्ला खां। कौन था दोस्तों, KM असदुल्ला खां इसके प्रथम सचिव थे। अब दोस्तों यहीं से एक बात एग्जामिनर और पूछ सकता है कि प्रथम सचिव होने के साथ साथ KM असदुल्ला खां का संबंध है, तो वो राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या थे दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। कब से कब थे, तो 1930 से 1945 तक। 1935 में खान बहादुर की उपाधि मिली है KM असदुल्ला खां को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ट्रिपल आलप के द्वारा विकसित राज्यों को अनुदान देने का सही अनुपात है। दोस्तों ट्रिपल आलप हुआ, यूनेस्को हुआ, IFLA हुआ, ILA हुआ, दोस्तों ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन दोस्तों LA और ALA और दोस्तों फीड, इनसे भी क्वेश्चन आने की संपूर्ण संभावना रहेगी, तो इनको आप छोड़िए मत। इनके दोस्तों LA, ALA, फीड, ट्रिपल आलप, यूनेस्को, इन सभी संघ के दोस्तों आपको रमाकांत सर के चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। आप उनको बार बार देखो ताकि आपके हर कंसेप्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियो से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार है ये क्वेश्चन की ट्रिपल आलप के द्वारा विकसित राज्यों को अनुदान देने का सही अनुपात है। सही अनुपात दोस्तों 4 अनुपात दिए गए हैं, 3 अनुपात तो ट्रिपल आलप के ही हैं, यानी कि पहला 60 40 90 10 50 50 और 70 30। तो दोस्तों विकसित राज्यों के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो 50 50 है वो दोस्तों विकसित राज्यों को अनुपात देता है, यानी कि अनुदान देने का सही अनुपात है। अब हम दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं विशिष्ट सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट किए हुए। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन सार्वजनिक पुस्तकालय तो अनुदान की व्यवस्था निम्न अनुसार करता है। तो निम्न अनुसार किस प्रकार है कि विकसित राज्यों के लिए 50 50 है, विकासशील के लिए यानी कि विकासशील के लिए 60 40 है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या दोस्तों 90 10 है। और ये UGC का क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते समय ये नहीं देखता है कि ये यानी कि हार्ड क्वेश्चन है या सरल है, वो डाल देता है। तो दोस्तों उसने ट्रिपल आलप डाला है तो ट्रिपल आलप की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों इनका संपूर्ण अनुपात है। यदि किसी प्रकार की क्यूरी हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं दोस्तों। तो ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि यूनेस्को की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूनेस्को की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए, एंटोनियो, इलाना बुकाओ, फूलियन एक्साले, यहाँ पे दोस्तों एक्साले करना आपको, और मोरानी। तो दोस्तों यूनेस्को की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, इलाना बुकाओ। क्या थी दोस्तों, इलाना बुकाओ नाम की एक प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। यूनेस्को की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष नहीं। यूनेस्को का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष फूलियन एक्साले था। इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यूनेस्को का गठन दोस्तों, गठन और स्थापना दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का यही कमेंट आता है कि सर 1945 है या 1946 है। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर सन 1945 को किया गया था, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को, यानी कि एक साल से मात्र 4 दिन पहले की गई थी। 1900 इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि एक साल पहले गठन हुआ, एक साल के 4 दिन पहले इसकी स्थापना, यानी कि दोस्तों 8 दिन पहले, 8 या 12 दिन पहले दोस्तों इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों, की गई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो रेड कलर में लिखे हुए हैं उनको आप रट लीजिए। यूएनओ की धारा 57 के तहत, जो यूएनओ की धारा 57 के तहत दोस्तों स्थापना की गई थी। आप दोस्तों ट्रिपल आलप ले लो, उसका भी एक्ट होगा, ILA ले लो, उसका भी एक्ट होगा, यानी कि किसी भी संघ को ले लो दोस्तों, उसकी किसी के द्वारा या किसी के द्वारा स्थापना की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस नाम के हैं दोस्तों व्यक्ति थे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, आप सही कर लेना। और दोस्तों जिसका वर्तमान मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, किसका दोस्तों, यूनेस्को का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इस प्रकार है कि सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सीधा ऑप्शन बता देते हैं आपको कि इसकी इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा, एक स्टूडेंट का थोड़े दिन पहले आया कि दोस्तों सिस्टर लाइब्रेरी की जो सन है वो, तो दोस्तों सन का कहीं भी कोई चर्चा नहीं मिलती है। तो सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा दोस्तों प्रस्तुत की गई थी तो इफ्ला के द्वारा। थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इफ्ला के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जो कि संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यही लाइन हमेशा एग्जाम में पूछी गई है कि संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने का, यानी कि इफ्ला के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो सिस्टर लाइब्रेरी। और इसका प्रमुख उद्देश्य आपसी सहयोग के लक्ष्यों की क्या करना दोस्तों, प्राप्ति करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार की द शॉप मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों शॉप मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए, FW टेलर, हेनरी फ्योल, लुइस बर्डिन और लूथर गुलिक। दोस्तों चारों ही आपको पता है कि मैनेजमेंट से संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों, मैनेजमेंट से संबंधित हैं। तो यानी कि जब दोस्तों यानी कि मैनेजमेंट से संबंधित ही चारों ऑप्शन डाल दिए जाते हैं तो दोस्तों थोड़ा यानी कि कंफ्यूज होने लायक हो जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का चलाने का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका यदि यहीं पे कंफ्यूज दूर हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में दोस्तों 100% सफलता पा लोगे। तो दोस्तों इसका यही मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप सन में क्वेश्चन डालते हो, सन से भाई क्वेश्चन याद होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जब तक आपको लाइब्रेरी में सन याद नहीं होंगी तब तक आपको थोड़ी लाइब्रेरी याद करने में क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सन याद करें और सन के साथ आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो द शॉप मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है, तो ये FW टेलर की है। किसके दोस्तों, FW टेलर की। FW टेलर का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों पुस्तकालय मैनेजमेंट में। तो वैज्ञानिक प्रबंधन पर, यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटेड ही आएगी पुस्तक। आपको पता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन पर बल देने का कार्य FW टेलर द्वारा किया गया। इन्होंने इस शब्द पर बल देना 1890 में शुरू किया था और इन्होंने सन 1905 में द शॉप मैनेजमेंट और 1911 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी। 1911 में उस पुस्तक का नाम आपको कमेंट में बताना है और वो पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। तो ओके दोस्तों, और आपको पता ही है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक भी किसे कहते हैं, FW टेलर को ही कहते हैं। और वैज्ञानिक प्रबंधन की सबसे पहले, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन की सबसे पहली अवधारणा लुइस बर्डिन व लुइस बर्टिस के द्वारा दी गई थी 1910 में। दोस्तों इन सभी बातें हमें यानी कि ब्लैक बोर्ड पे करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों कमेंट जरूर करें किसी प्रकार का डाउट हो तो। और आपके 2 क्वेश्चन दोस्तों जो हर वीडियो के नीचे आपको देते हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन
यानी कि क्वेश्चन का दोस्तों एक विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ दोस्तों कमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का कि एक पुस्तकालय में सभी विभागों में से पुस्तकालय का कौन सा विभाग सभी विभागों का हृदय स्थल होता है। कौन सा विभाग है दोस्तों। एक पुस्तकालय में आपको पता है कि कुल 12 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं। एक पुस्तकालय में कुल 12 विभाग होते हैं। उन 12 विभाग में दोस्तों कौन सा विभाग है जो कि सभी विभागों का हृदय स्थल होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि इसके साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालयों का पुस्तकालय उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। दोस्तों ये कहने वाला भी कौन था दोस्तों, ये तो मैं बता देता हूँ आपको कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके साथ साथ ही भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। दोस्तों इससे आप ध्यान रख सकते हो। दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों कि विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। ऐसे कहने वाला कौन था। तो दोस्तों कौन कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दोस्तों भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, ये दोनों कहने वाले थे। दोस्तों एक ही चीज़ है, दोनों के नाम अलग अलग। और इसके बाद दोस्तों एक है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन कौन करता है। दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन डाउट करने वाला है। एक है दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। आप बहुत सारे यानी कि सीधे कमेंट कर दोगे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों एक है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। इसका खास ध्यान रखना है आपको आंसर देते समय। यहाँ पे इंडियन है और वो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।